जय हिंद दोस्तों, मैं प्रथमेश प्रथम स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आज हम भारत का भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी लेखपाल, यूपी पीटी 2022 जो कि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तथा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी टीजीटी तथा यूपी पीजीटी जैसी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सकें। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अनाईमुड़ी, दूसरा डोडाबेट्टा, तीसरी महेंद्रगिरी, चौथा ऑप्शन है धूपगढ़। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनाईमुड़ी। आइए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को और भी अच्छे तरीके से देखते हैं। जैसे अनाईमुड़ी केरल राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। वहीं डोडाबेट्टा चोटी 2637 मीटर की ऊंचाई है इसकी, तथा यह नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है तथा यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वहीं महेंद्रगिरी पर्वत भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। दोस्तों, महेंद्रगिरी पर्वत की चर्चा रामायण में भी की गई है। यह वही पर्वत है जिस पर भगवान परशुराम तपस्या कर रहे थे जब भगवान श्री राम ने भगवान शिव के पवित्र धनुष को तोड़ा था। वहीं धूपगढ़ चोटी महादेव हिल सतपुड़ा रेंज में मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 1352 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है टिहरी बांध, दूसरा नागार्जुन सागर बांध, तीसरा हीराकुंड बांध, चौथा भाखड़ा नांगल बांध। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नागार्जुन सागर बांध। आइए दोस्तों, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं। जैसे नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। इसका नामकरण बौद्ध विद्वान नागार्जुन जी के नाम पर किया गया तथा इस परियोजना का प्रारंभ 1955 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था तथा 1966 में इसका निर्माण पूरा हुआ और इसकी टोटल ऊंचाई 124.66 मीटर है। वहीं अगर टिहरी बांध के निर्माण की बात करें दोस्तों, तो यह बांध भागीरथी नदी पर 1970 के दशक में बनाना प्रारंभ किया गया और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो हीराकुंड बांध के बारे में देखते हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह दुनिया का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है और इसका निर्माण महानदी पर उड़ीसा राज्य में किया गया है तथा यह भारत का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सिंचाई बांध है। वहीं भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों, यह सतलज नदी पर निर्मित 225 मीटर ऊंचाई का भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है तथा इसकी स्थिति पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की सीमाओं में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है कलपक्कम, दूसरा काकरापुर, तीसरा तारापुर, चौथा कैगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तारापुर। आइए दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे तारापुर बिजली संयंत्र भारत में बनाया गया पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 1964 में संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से किया गया था। वहीं कलपक्कम में स्थित मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है तथा काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि गुजरात राज्य के सूरत में ताप्ती नदी के निकट स्थित है। वहीं कैगा उत्पादक केंद्र कर्नाटक के कैगा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पेरियार, दूसरा चंबल, तीसरा कावेरी, चौथा वैगई। तो बीहड़ का नाम सुनते ही दोस्तों आपको चंबल की घाटी याद आनी चाहिए, तो यह चंबल नदी में स्थित है। ये दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं। जैसे चंबल नदी बेसिन आमतौर पर बीहड़ में पाए जाते हैं। दोस्तों, बीहड़ प्रवाह शीर्ष कटान के द्वारा बनाई जाने वाली नदी संबंधी स्थलाकृति होती है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
बीहड़ गठन की प्रक्रिया में अधिक आम है, क्योंकि मिट्टी के कण ज़्यादा शिथिल होते हैं, इसलिए वे व्यापक कटाव की चपेट में आ जाते हैं। और दोस्तों चंबल एक 12मासी नदी है जो कि विंध्य श्रेणी के दक्षिणी ढलानों में जानपांव से निकलती है, और यह यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। चंबल नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे पारबाली, काली सिंध, सिप्रा नदी और बनास नदी इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं पेरियार नदी दोस्तों केरल राज्य में स्थित है तथा यह केरल की सबसे लंबी नदी है, जो शिवगिरी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। वहीं कावेरी नदी दोस्तों यह दक्षिण भारत की एक 12मासी नदी है, जो पश्चिमी घाट के ताल कावेरी से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी पवित्रता के कारण ही इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इस पर एक महत्वपूर्ण बांध स्थित है जिसका नाम है कृष्ण राजा सागर बांध। अब दोस्तों वैगई नदी के बारे में भी देख लेते हैं। वैगई नदी पेरियार पठार की वर्षानाडु पहाड़ियों से निकलती है तथा यह तमिलनाडु राज्य में बहती हुई पाक स्ट्रेट में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वेबनाड झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा कर्नाटक, चौथा केरल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केरल राज्य में वेबनाड झील स्थित है। दोस्तों वेबनाड झील केरल राज्य में स्थित है तथा यह भारत की सबसे लंबी झील भी मानी जाती है, जिसकी लंबाई 2033.02 किलोमीटर है तथा इसे भारत सरकार ने वेबनाड आर्द्रभूमि के रूप में भी चिन्हित किया है। वहीं दोस्तों चिल्का झील जो थी यह उड़ीसा राज्य में खारे पानी की एक सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई 65 किलोमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 9 से 20 किलोमीटर तक मानी जाती है। वहीं तमिलनाडु में भी महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं दोस्तों, जैसे कालीवेली तमिलनाडु में स्थित झील है, करबक्कम झील भी तमिलनाडु में स्थित है। वहीं कर्नाटक में स्थित प्रमुख झील जैसे अगरा झील और उलसूर झील यह कर्नाटक की महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो ये सब भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, उलसूर झील किस राज्य में स्थित है। तो ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी आप फोकस करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? पहला ऑप्शन है 372, दूसरा ऑप्शन है 362, तीसरा ऑप्शन है 382, चौथा 225। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व था। दोस्तों भारत में पहली जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे नियमित कर दिया गया, जो कि हर 10 साल पर जनगणना प्रारंभ करनी चालू हो गई। तथा दोस्तों WC प्लाडेन भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो पहला ऑप्शन है सिंधु नदी डेल्टा, दूसरा डेन्यूब डेल्टा, तीसरा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, चौथा अमेजन डेल्टा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा। आइए दोस्तों अब ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है तथा तलछट के जमाव को एक नदी द्वारा निर्मित किया जाता है, जो कि जमीन का एक प्राकृतिक रूप का निर्माण करता है, जिसे नदी डेल्टा कहा जाता है। और गंगा डेल्टा जिसे सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा ह्यूमस, तीसरा क्रिस्टली, चौथा रेंगूर। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रेगूर। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों काली मिट्टी को काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है तथा यह दक्कन के पठार के एक बड़े हिस्से को आच्छादित करती है, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य शामिल है। तथा इस पर उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण कुछ फसलें हैं दोस्तों, जैसे कपास, ज्वार, गेहूं, अलसी, ये सब प्रमुख फसलें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1972, दूसरा 1987, तीसरा 1986, चौथा 1973। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। वहीं दोस्तों बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जैसे 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन किया गया था और वहीं 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए सम्मेलन किया गया था।
तथा 1986 में भारत में पर्यावरण अधिनियम लागू किया गया था। अब दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और भी कुछ जानकारी देख लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल 1973 को बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। बाघों की जनगणना पहली बार 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अर्थात NTCA द्वारा आयोजित की गई थी। और अब टोटल दोस्तों भारत में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो उसका नाम है दोस्तों गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में नामकरण दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस ओर बहती हैं? पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा पूर्व, तीसरा उत्तर, चौथा ऑप्शन है दक्षिण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बसती हैं। आइए दोस्तों और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है और इसका उद्गम नर्मदा कुंड के अमरकंटक पठार से होता है और इसका मुहाना खंबात खाड़ी अर्थात अरब सागर के भरूच जिला गुजरात में है। वहीं ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है तथा पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई गुजरात के खंबात की खाड़ी में होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। आइए दोस्तों और भी कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे माही नदी, साबरमती नदी, ये सब पश्चिम की ओर बहती हैं तथा पूरब की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला ऑप्शन है 6 राज्य, दूसरा 7 राज्य, तीसरा ऑप्शन है 8 राज्य, चौथा ऑप्शन है 9 राज्य। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि जिसमें पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। दोस्तों वहीं एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत की कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों माही नदी। कर्क रेखा दोस्तों 17 देशों तथा 3 महाद्वीपों तथा 6 जल निकायों के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के जिन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक इमेज भी लगा रखा है, इसको आप अपने माइंड में मैप करने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानसून का आगमन कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी सिरा, दूसरा उत्तरी भारत से, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी भारत से, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी भारत से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भारत प्रायद्वीप का दक्षिणी सिरा अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट फैक्टर को देख लेते हैं। तो दोस्तों भारत में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे से प्रारंभ होता है। ये जो है दक्षिणी सिरा है दोस्तों, इसको भारत का पेनिनसुला भी बोलते हैं। ये वी शेप है, इसको भारतीय प्रायद्वीप भी बोलते हैं। तथा भारत में मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों के बीच होती है तथा यह जून माह से प्रारंभ होती है तथा सितंबर के अंत तक चलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सह्याद्री श्रेणी को किस नाम से और जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा हिमाद्री, चौथा पूर्वी घाट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट। दोस्तों पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट के विभिन्न स्थानीय नाम भी हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री कहते हैं, वहीं कर्नाटक और तमिलनाडु में इसे नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, केरल में अन्नामलाई पहाड़ियाँ तथा इलायची पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पूर्वी घाट जिसे महेंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है तथा इसे मलयाद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीस्ता नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा महानदी, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा नदी, चौथा ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यह नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी की पूरी लंबाई 315 किलोमीटर है। तीस्ता नदी की सहायक नदी दोस्तों रांगपो नदी है। वहीं तीस्ता नदी पर निर्मित
बांध का नाम है रंगीत बांध। आइए दोस्तों अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे दिबांग नदी, लोहित, धनसिरी, सुबानसिरी, मानस, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में दोस्तों तांग्सपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको आप फोकस करिएगा। वहीं दोस्तों माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि माजुली द्वीप जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मिजोरम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। आइए दोस्तों इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं। जैसे त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा हैं तथा त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आइए दोस्तों अब मैप के माध्यम से भी इसको देख लेते हैं। दोस्तों मैपिंग टेक्निक से दिमाग में चीज़ें अस्थायी रूप से स्टोर हो जाती हैं, इसलिए मैं मैपिंग टेक्निक को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ। देखिए त्रिपुरा इधर उत्तर साइड में, इधर दक्षिण में तथा इधर पश्चिम में, तीनों ओर से ये बांग्लादेश रीजन से घिरा हुआ है। तो अपना क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य भारत का बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है, तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों त्रिपुरा। तो इस प्रकार दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे आने वाले समय में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि आपको परीक्षाओं के लिए अत्यंत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।